Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sarbas Palicho, and today I've brought a lecture for you on the constitutional history of Pakistan from 1957 to 1973. Now, this is the content. First martial law, second constitution of Pakistan, salient features, and so on. Now, the first constitution was introduced in 1956, and after 2 years it failed to work. Now, there were various reasons due to which it failed to work. Three main reasons were, first of all, lack of popular elections. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, कोई भी इलेक्शन नहीं करवाई गई थी. वही 80 मेंबर नेशनल असेंबली जो थी उसी को कंटिन्यू किया गया था, और ये एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 2 साल के बाद ख़त्म हो गया था, नहीं चल पाया. द सेकेंड वॉज अनड्यू इंटरफेरेंस बाय द प्रेसिडेंट. Since it was a parliamentary form of government according to first constitution of Pakistan of 1956, मतलब जो ज़्यादातर पावर्स थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट जो थे हमारे इस्कंदर मिर्ज़ा, उनकी इंटरफेरेंस कुछ ज़्यादा थी पॉलिसी मेकिंग में, इश्यूज़ में, तो इसको दूसरा रीज़न कहा जाता है. तीसरा था अनस्टेबल कैबिनेट. अब जाहिर सी बात है, जब इंटरफेरेंस ज़्यादा थी तो देयर वर रैपिड रिप्लेसमेंट्स ऑफ मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट. एक आया, फिर वो चला गया, दूसरा आ रहा था, मतलब बार बार मिनिस्टर्स चेंज हो रहे थे हमारी कैबिनेट में. तो ये 3 मेन रीजंस थे जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 फेल टू वर्क. उसके बाद यूँ हुआ कि ऑन 7 अक्टूबर 1958 मिर्ज़ा abrogated the first constitution and dissolved the National Assembly. And exactly after 20 days, on 27th October, Ayub Khan took power from Iskandar Mirza and became the president of Pakistan. अब कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ इम्पोज की. एक तो देयर वर नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स बिटवीन 1956 एंड 1958. मतलब बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो रहे थे. एक साल एक प्राइम मिनिस्टर था, एक साल के लिए दूसरा था, 1 महीने के लिए. तो उनको लगा कि स्टेबिलिटी को रीस्टोर करने के लिए मार्शल लॉ इम्पोज करना ज़रूरी है. और दूसरा, उनको ज़्यादा इक़्तिदार और डिक्टेटरशिप की भी ख्वाहिश थी. तो उन्होंने later on he imposed the first martial law in the history of Pakistan. And after 2 years, on 17th February 1960, Ayub Khan appointed a commission to report on the future political framework for the country. ये जो कमीशन थी उसका मेन पर्पस था to draft a second constitution of Pakistan. जल्द से जल्द वो ड्राफ्ट किया जाए ताकि जल्द से जल्द वो इंट्रोड्यूस किया जाए. Later on, the second constitution was promulgated by President Ayub on 1st March 1962 and finally came into effect on 8 June 1962. This constitution contained 250 articles which were divided into 12 parts and 3 schedules. Then came the salient features of the constitution of 1962. पहला था that it was a written constitution, मतलब वो codified था. The second was that it was a rigid constitution. अब रिजिड इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिक्वायर्ड 2/3 मेजॉरिटी टू अमेंड द लॉज, एंड सेकेंडली अगर वो 2/3 मेजॉरिटी मिल भी जाती है उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट अप्रूवल कंपल्सरी था. द थर्ड इज़ दैट इट वाज अ फेडरल सिस्टम. एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान. अकॉर्डिंग टू 1 यूनिट स्कीम, वेस्ट पाकिस्तान के जो डिफरेंट प्रोविंसेस थे, जैसे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, NWFP जिसको अभी खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, उन सबको मिला के एक प्रोविंस का बनाया गया जिसको उन्होंने बोला वेस्ट पाकिस्तान. तो उस तरह 2 प्रोविंसेस थे, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान. एंड इट वाज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो भी पावर्स थे वो प्रेसिडेंट के पास थे. एंड इट वाज अ यूनिकेबल लेजिस्लेचर. मतलब जैसे अभी हमारे पास होता है दैट देयर आर 2 हाउसेस, नेशनल असेंबली एंड सेनेट. अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज ओनली 1 हाउस and it was National Assembly. And it adopted indirect method of election. मतलब जो 80,000 basic democrats थे वो they summed up to make an electoral college और वो president को elect करेंगे. So there was indirect method of election. And then came provincial government. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि West Pakistan, East Pakistan, these were 2 main provinces. And उनकी जो सीट्स थी वो पहले 150 थी नेशनल असेंबली की, उनको बढ़ाकर 218 किया गया था. एंड एज फार एज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट वर कंसर्न,
it had the president had a lot of powers. मतलब he could appoint prime minister, he could appoint provincial governors. उससे अगर वो provincial governor को appoint कर रहा है तो मतलब उसके साथ उसके पास provinces का direct power आ रहा था. And moreover he could appoint Supreme Court judges. तो it was basically an autocracy. मतलब president के पास absolute power था. And he also could dissolve the National Assembly whenever he wanted to. And then came that Islamic law. This was the next salient feature कि जो भी laws थे those should follow the teachings of Holy Quran and Sunnah. And the role of judiciary कि Supreme Court could interpret laws मतलब सेपरेटली कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी. और लास्टली कि एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का और 2 हाई कोर्ट के जजेस होंगे. अब बेसिकली कंपैरिजन करते हैं 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन से डिफरेंसेस थे. पहला, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में इट वाज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, and according to 1962 constitution it was a presidential form of government. Secondly, 1956 constitution के accordingly there was a direct method of election, and according to 1962 constitution it was a indirect method of election. ऊपर से जो executive power था वो 1956 के accordingly prime minister साहब के पास था और 1962 के accordingly president के साहब के पास था. And as far as presidential power is concerned, अब जाहिर सी बात है जैसे मैंने आपको बताया कि 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास बहुत कम पावर्स थे, लेकिन 1962 वाले कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट को बहुत सारे पावर्स दिए गए थे. जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर सकते थे, गवर्नर, प्रोविंशियल गवर्नर्स को भी, एंड सो ऑन. और फिर लिस्ट ऑफ लॉ मेकिंग की बात आती है. 1956 वाले कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली देयर आर 3 मेन लिस्ट: फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट. अगर कॉन्करेंट लिस्ट में यूँ था कि अगर फेडरल लॉ मौजूद है तो प्रोविंशियल लॉ फॉलो नहीं किया जाएगा, अगर नहीं है तो फिर प्रोविंशियल लॉ फॉलो किया जाएगा. ऐसी कोई भी लिस्ट की जिक्र नहीं था 1962 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ एक सेंट्रल लिस्ट का जिक्र था. एंड देन कम्स कैपिटल टेरिटरी. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 कराची वॉज सेट टू बी द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1962 इस्लामाबाद वॉज सेट टू बी द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. उसके बाद 1965 में पाकिस्तानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई थी, और इन दैट इलेक्शन फातिमा जिन्ना साहिबा वाज द प्रेसिडेंशियल नॉमिनी फ्रॉम अपोजिशन. एंड व्हेन इलेक्शन अकर्ड, इलेक्शन के बाद यूँ हुआ कि मिस्टर अयूब खान वाज अक्यूज्ड ऑफ रिगिंग. उन पे धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया था, एंड इट रिजल्टेड इन कंट्री वाइड एजिटेशंस, डेमॉन्स्ट्रेशंस, स्ट्राइक्स. तो फिर जो सिचुएशन थी वो हाथ से जा रही थी, एंड ड्यू टू दैट जनरल याया खान रिप्लेस्ड अयूब खान ऑन 26 मार्च 1969, एंड याया लेटर ऑन imposed second martial law by abrogating the constitution of 1962. अब इसका मतलब ये है कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 2 साल के बाद अब्रोगेट किया गया था, और जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया वो 7 साल के बाद एब्रोगेट किया गया. And when General Yahya imposed martial law, he later on provided a legal framework on 30 March 1970, and the main concern of that legal framework was to provide laws governing the 1970 general elections. And moreover, it also dissolved the one unit scheme of West Pakistan, जिसके accordingly वेस्ट पाकिस्तान को एक सूबा माना गया था, उसको हटा के जो उसके अंदर दूसरी टेरिटरीज थी जैसे सिंध, पंजाब, NWFP विच इज़ नाउ नोन एज खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान, उनको अलग अलग प्रोविंसेस बनाया गया. एंड देन लेटर ऑन इन 1970 याया हेल्ड इलेक्शंस, और उस इलेक्शंस में मुजीबुर रहमान हेड ऑफ अवामी लीग वन मेजॉरिटी सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान, एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो हेड ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वन मेजॉरिटी सीट्स इन वेस्ट पाकिस्तान. लेकिन अगर टोटलिटी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सीट्स थी अगर वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान को कंबाइन किया जाए तो मुजीबुर रहमान साहब जीते थे. लेटर ऑन याया ट्रांसफर्ड पावर टू भुट्टो ऑन 20 दिसंबर 1971. लेकिन उससे पहले क्या हुआ, एक तो मेजॉरिटी का इशू था बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन बनाएगा.
और दूसरा कि मुजीबुर रहमान और बंगालियों को एक जायज़ शिकायत थी कि उनको उनके हुकूक नहीं मिल रहे थे और उनको एक बराबरी का स्टेटस भी नहीं मिल रहा था। तो फिर इस इशू को बाद में एक पड़ोसी मुल्क ने एक्सप्लॉइट किया और नतीजे में लेटर ऑन ईस्ट पाकिस्तान गॉट सेपरेटेड एंड लेटर ऑन जब वो सेपरेट हो गए तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने गवर्नमेंट फॉर्म की और याया खान ने उनको पावर ट्रांसफ़र किया एंड देन द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज drafted by the government of Zulfikar Ali Bhutto with additional assistance from the country's opposition parties, and the third constitution was later on enforced on 14th August 1973. It consisted of 280 articles which were divided into 12 parts, and it contained 5 schedules with objective resolution forming the preamble of the constitution, beside 22 amendments which have been made since then. अभी जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है वो है 1973 वाला, उसमें अभी तक 22 अमेंडमेंट्स की गई हैं। वैसे टोटल 25 अमेंडमेंट्स थी लेकिन 3 अमेंडमेंट्स पास नहीं हुई थी, तो 22 अमेंडमेंट्स की गई हैं। अब हम आते हैं सेलियंट फीचर्स पे। पहला सेलियंट फीचर है कि 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोडिफाइड है, डॉक्यूमेंट है उसका, और दूसरा कि ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ हाउ इज़ इट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन? A flexible constitution is the one which requires simple majority to amend any law. Simple majority मतलब अगर 100 members हैं फॉर एग्जांपल, तो 51 members अगर एग्री करते हैं तो लॉ पास किया जाएगा। लेकिन द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स 2/3 majority, मतलब अगर नेशनल असेंबली में 2/3 majority होगी उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड किया जा सकता है। बट इफ़ वी कंपेयर इट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 तो ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी है। कैसे? जो 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वाज आल्सो 2/3 majority, दिस वन इज आल्सो 2/3 majority, बट द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसी कोई भी शरायत नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर कंपैरिजन में देखें तो इट इज़ अ बिट फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अगर इंडिविजुअली देखें तो उसको रिजिड कहा जाता है। एंड थर्डली इट इज़ अ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब इसको रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर दिया गया। फोर्थली इट इज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक फेडरल गवर्नमेंट है और 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। और ऊपर से 1973 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब जो पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास हैं। अब और दूसरी बात, जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्ट कैसे होता है? वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 91 जो नेशनल असेंबली होती है वो जैसे इलेक्ट होती है, उसके बाद वो एक सिटिंग में सिंपल मेजॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। देन कम्स बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अभी हमारे पास क्या होता है? अभी हमारे पास 2 हाउसेस हैं, एक है लोअर हाउस, एक है अपर हाउस। जो लोअर हाउस है उसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं, जो अपर हाउस है उसको हम सेनेट कहते हैं। जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो 1 person 1 vote के बेसिस पे इलेक्ट होते हैं, और जो सीट्स होती हैं वो प्रोविंसेस में प्रोपोर्शन के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से बढ़ाई जाती हैं और कम की जाती हैं। लेकिन जो सेनेट की बात जब हम करते हैं तो उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ ऑल प्रोविंसेस, मतलब इक्वल सीट्स होती हैं। एंड लेकिन जो 1962 वाला था उसमें सिर्फ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर थी, मतलब एक हाउस था। लेकिन अभी हमारे पास अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमारे पास 2 हाउसेस होते हैं। देन कम्स फंडामेंटल राइट्स। अब इस ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 के दरमियान एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। एंड देन कम्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उनके जजेस हैं, उनको इख्तियार दिया गया है कि वो खुद लॉज इंटरप्रेट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली the president has the power to appoint Supreme Court judges, but with the approval of Parliamentary Committee and Supreme Judicial Council. So that's it. These are all the salient features of the 1973 Constitution. And thank you so much for watching the video. I hope you liked it. See you in the next lecture. Goodbye.